आ जाएगी। तो स्वेलिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? लैसरेशन भी हो सकता है। लैसरेशन में गैलिया एपेनेरोटिका फट गया नहीं फट गया, इसकी क्या पहचान? गैलिया एपेनेरोटिका फट जाएगा तो वुंड गैप कर जाएगा। जब तक गैलिया एपेनेरोटिका इंटैक्ट है तो वुंड गैप नहीं करेगा। ब्लीडिंग किस में ज्यादा होगी? इसमें गैलिया एपेनेरोटिका फट गया या नहीं फट गया? ये ब्लीडिंग किस में ज्यादा होगी? फट जाएगा तो रुक जाएगी, क्योंकि वेसल्स विल हैव टाइम टू कोलैप्स, स्पेस टू कोलैप्स। अगर नहीं फटता है तो जो इसकी फोन बज रही है तो उसका जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है ना, सेकंड स्किन के बाद कनेक्टिव टिश्यू इतनी डेंस होती है कि उसमें ब्लड वेसल्स जो है कोलैप्स नहीं कर पाती। स्कैल्प में ब्लीडिंग बहुत होती है। तीसरी बात, खास बात स्कैल्प की है कि स्कैल्प में बाल होते हैं, तो बाल अगर किसी में फंस जाए तो पूरा का पूरा स्कैल्प जो है एवल्स हो सकता है, जो बहुत चोट लगती है स्कैल्प। और चौथी बात, एपिनेरोसिस के नीचे क्या होता है? लूज एरोलर टिश्यू। तो लूज एरोलर टिश्यू की खास बात क्या है? तो उसमें अगर ब्लीडिंग होगी तो कहाँ दिखेगी? स्कैल्प की लूज एरोलर टिश्यू में ब्लीडिंग हो रही हो तो कहाँ दिखेगी? आई में दिखती है। उसको क्या कहते हैं? ब्लैक आई। तो ब्लैक आई ऑर्बिट की वजह से है या लूज एरोलर टिश्यू की वजह से? दोनों में क्या फर्क है? फ्लेम शेप होगा, बायलैटरल होगा और अपर लिमिट नहीं पहुंच पाओगे अगर लूज एरोलर टिश्यू की वजह से। बात समझ में आ गई? आ गई? ये कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद होती है पी फॉर SCALP, स्किन कनेक्टिव टिश्यू एपिनेरोसिस, लूज एरोलर टिश्यू। पी फॉर पेरिक्रेनियम कहते हैं। तो अगर पेरिक्रेनियम के नीचे हेमाटोमा बनता है तो क्या होगा? कैसे पहचानोगे कि पेरिक्रेनियम के नीचे का हेमाटोमा है? It does not cross suture line, takes the shape of the bone. ये बोल के नहीं पा रहा, क्यों? तो डिप्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है? पेरिक्रेनियम के नीचे हेमाटोमा बनता है। इसका मतलब एक स्वेलिंग होती है which takes the shape of bone। ठीक है? डिप्रेस फ्रैक्चर का क्या ट्रीटमेंट है? ये फ्रैक्चर क्रेनियम का क्या ट्रीटमेंट? कौन सा फ्रैक्चर क्रेनियम का डेंजरस है? जो टीरियन से पास हो रहा हो। क्यों? क्योंकि वहां पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है, और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से क्या बनेगा? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज बनेगा। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी किस फोरामेन से एंटर करती है? फोरामेन स्पाइनोजम से। फोरामेन ओवल से क्या पास होता है? मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेसर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व, इमेजरी वेन। कौन बताएगा? हाँ? अच्छा, अब अगर डिप्रेस फ्रैक्चर है तो क्या करोगे? एक फ्रैक्चर का वाइवा तो तुम दोगे नहीं दोगे? पूरा ये सब बोलने लगेंगे। क्या नाम तुम्हारा? कैसे पास होगे? ऐसे चुप होके पास होगे? शांति परम धर्म है। तो बहुत सारी मजा आ गया। वेरी गुड। हाँ, जल्दी से वी गेट आउट ऑफ द हेड एंड नेक क्विकली। डिप्रेस फ्रैक्चर अगर जो है
इंट्राक्रेनियल कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हो तो उसको एलिवेट करने की जरूरत होती है, नहीं तो कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर हिस्ट्री ऑफ इंजरी नहीं है और तुम्हें गैप स्कल में फील हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है? जगह नहीं है, या तो फॉन्टेनेली है ना, और या सेकेंडरी है। स्कल में सेकेंडरी कॉमनेस कहां से आती है? फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड से आती है, और एक जगह से और आती है। कहां से आती है? मेडुलोब्लास्टोमा से आती है। मेडुलोब्लास्टोमा कहां का ट्यूमर है? एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल मेडुला का ट्यूमर है। न्यूरोब्लास्टोमा, सही, न्यूरोब्लास्टोमा से आती है। न्यूरोब्लास्टोमा की जो सेकेंडरी है वो रेटिकुलम सार्कोमा से कंफ्यूज की जाती हैं और यहाँ पे आती है जगह। तो उसमें दो सेकेंडरीज ऑलवेज टेंड टू सिक्रीट, वो आती है रेट्रो ऑर्बिटल, तो इसलिए प्रोप्टोसिस होती है। एंड दो सेकेंडरीज ऑलवेज सिक्रीट एड्रेनलिन, इससे सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो, उसकी पहचान ये है कि वेनाइल मेंडेलिक एसिड जो है यूरिन में बढ़ जाता है। इतनी बात याद रहेगी नहीं रहेगी? तो अगर यहाँ पे तुमको वैसा रीजन दिख रहा हो जो कि डिप्रेस्ड है, तो लुक एट फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। अगर तुमको प्रोप्टोसिस दिख रही हो, तो यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस दिख रही हो, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस कैन बी सेकेंडरीज फ्रॉम मेडुलोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, उसको भी मेडुलोब्लास्टोमा ही कहते हैं। चलो, क्लासिफाई इंजरीज ऑफ फेस, डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन बोलो। बोलो। कितना सिंपल है, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। इन्वॉल्विंग द क्रेनियम, इन्वॉल्विंग द ऑर्बिट, इन्वॉल्विंग द नोज, इन्वॉल्विंग द माउथ। क्रेनियम मतलब ऑर्बिट, नोज, मैक्सिलरी साइनसेस, नोज का मतलब हुआ, एंड इन्वॉल्विंग द माउथ, दैट मीन्स अपर जॉ और लोअर जॉ। ठीक, डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें क्या करते हैं डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन में? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑलवेज लुक फॉर सेंसरी लॉस एंड लॉस ऑफ फंक्शन। एनोस्मिया नाक में, और विजुअल लॉस या फील्ड लॉस ऑर्बिट आई में। और माउथ में क्या होता है? ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर अपर जॉ लोअर जॉ का कोई फ्रैक्चर हो गया तो क्या करेंगे? अरे इधर उधर बगल झांक रहा है। पहले तो मतलब आई को, हेड को, नोज को, माउथ को, जो भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को मैनेज करेंगे, ये तो बात सही है। इसके बाद बोन का क्या करेंगे? रिड्यूस, रिटेन एंड रिहेबिलिटेट। कैसे रिड्यूस तो कर ही लोगे, क्लोज किया ओपन, रिटेन कैसे करोगे? कम से कम इतना तो कह सकते थे, रिड्यूस, रिटेन एंड रिहेबिलिटेट। कंपाउंड है तो एंटीबायोटिक कवर अकॉर्डिंग टू कल्चरल सेंसिटिविटी। ये चार चीज नहीं बोल पाओगे हैं?
इसको ही बोलने में मुश्किल है। बताओ रिड्यूस कैसे करोगे? रिड्यूस तो क्लोज है, चलो या एलिवेट कर दिया तुमने, उसके बाद रिटेन कैसे करोगे? आसमान देखने तक, आसमान देख रहे हो? टाइम थोड़ा देता है एग्जाम में। हम अभी 2 मिनट में बता देते हैं कैसे रिटेन करेंगे। इंटरडेंटल वायरिंग से करेंगे या इंट्राओसियल वायरिंग से करेंगे या प्लेट स्क्रू से करेंगे। उसके बाद रिहेबिलिटेट कर देंगे, इसका मतलब स्वेलिंग का, सॉफ्ट टिश्यू का मैनेजमेंट करेंगे। और जो कॉम्प्लिकेशन है दैट मीन्स आई, नोज, माउथ, इसको मैनेज करेंगे बस। मान लो बहुत ब्लीडिंग हो रही है, सिक्रीशन हो रहा है, एस्पिरेट करने का डर है तो ट्रेकियोस्टमी कर देंगे। नहीं कोई मुश्किल है? टेम्पोरोमैंडिबुलर डिस्लोकेशन, फिजिकल साइंस, ट्रीटमेंट। ये रियल वाइवा की प्रैक्टिस है ये। हाँ। अरे यार कोई क्लिनिकल पिक्चर बताओ जिसमें तुम कहो कि ये टीएम डिसलोकेशन हो गया, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। एक ऐसा डिस्क्रिप्शन दो जिससे कि हम एमसीक्यू में टीएम जॉइंट डिसलोकेशन पे टिक कर सकें। हैं? क्या तुम जोर से बोलो। लाफ वगैरह कर रहा था, मुंह बंद नहीं हो रहा, नॉट एबल टू क्लोज द माउथ एंड पेन इन फ्रंट ऑफ ट्रैगस ऑफ द ईयर एंड यू हैंड जहां पे बोन फील होती है वहां बोन नहीं फील हो रही, गैप फील हो रहा है। ठीक है, व्हाट वी डू? कैसे? धीरे बोलोगे तुम तो वैसे ही आधा बहरा होता है एग्जामिनर, सुनाई नहीं पड़ता। जोर से बोलो। तो लोग समझते हैं हम धीरे बोलेंगे तो चोरी से शायद पास हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो मैं जब तक तुमसे सुनेगा नहीं तो थोड़ी नंबर देगा। कैसे रिड्यूस करो? कर लो जो है नहीं। जो दोनों ग्लव्स थंब जो है रखोगे जॉ पे और इनर एंगल पे डाउनवर्ड और बैकवर्ड प्रेशर मारोगे और जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा वैसे ही थंब जो है वेस्टिब्यूल में शिफ्ट कर दोगे, जिससे कि वो दांत जब बंद हो तो तुम्हारे थंब कट के एक लव या ना बन जाओगे। ठीक है, यो करके जैसे ही रिड्यूस हुआ वैसे ही थंब आउट इस वेस्टिब्यूल में आ जाएंगे बिटवीन चीक एंड जॉ। तो थर्ड मोलर पे बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रेशर, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रेशर, और इन 3 फिंगर से यू पुश द mouth closed, but immediately you put your thumb out of the bite. अगर मान लो एडेंटुलस जॉ या फ्रैक्चर हो जाए मैंडिबल का तो कैसे फिक्स करें? कैसे रिटेन करोगे? दांत है ही नहीं तो इंटरडेंटल वायरिंग तो चलेगी नहीं। इंटरऑसियस वायरिंग या प्लेटिंग, अभी बताया ना, वायरिंग या प्लेटिंग।
रिड्यूस एंड रिटेन एंड रिहेबिलिटेट। क्या मुश्किल है? अगर रैमस के यहां से फ्रैक्चर हो जाए, मुश्किल क्या है? क्या चीज 100% देख लेनी चाहिए बिफोर यू रिड्यूस और डू एनीथिंग, और रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। हैं? जोर से। हाँ, सेंसरी लॉस, लोअर लिप का सेंसरी लॉस, उसी पे मुकदमा हो जाएगा कि बेटा तुमने चाप दी ना। पहले ही लिख दो कि भैया सेंसरी लॉस था प्री ऑपरेटिव, ठीक है? इससे कि कोई ये ना कहे कि तुमने रिड्यूस करते हैं सेंसरी लॉस कर दिया, क्योंकि वो नर्व कभी वापस नहीं आती फिर, और होठ जल जाता है। कप जो है वो गर्म है तो होठ जल जाएगा, ठीक है? अब तुम लोगों से बेस और स्कल के फ्रैक्चर्स पूछना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो तो तुमको आते ही नहीं होंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है? ओडोंटॉइड भी पूछना बिल्कुल बेकार है। ओडोंटॉइड फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, कहां पे होता है? ओडोंटॉइड फ्रैक्चर या ओडोंटॉइड डिसलोकेशन कहां पे होता है? ओडोंटॉइड याद है ना? यू रिमेंबर ओडोंटॉइड प्रोसेस? तुमको ओडोंटॉइड प्रोसेस याद है, नहीं याद है? नहीं? ओडोंटॉइड प्रोसेस नहीं याद है? स्ट्रैंगुलेशन में नहीं, हैंगमैन नॉट लगती है। यहाँ पे मेस्टॉइड के नीचे रखते हैं नॉट, तो जब ग्रेविटी से नीचे गिरता है तो द हेड गोज लाइक दिस डिसलोकेट्स द ओडोंटॉइड प्रोसेस, पुशिंग इट अगेंस्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होके खत्म, ठीक है? हैंगमैन्स फ्रैक्चर भी कहते हैं, हैंगमैन्स फ्रैक्चर डिसलोकेशन कहते हैं। ऑलराइट, अब सर्वाइकल फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो गया। दूलिया का दिखाया था तुमको, जो दूलिया मरीज है इसका दिखाया था तुम लोगों को, एक्सरे नहीं दिखाया था, फैसेट लॉकिंग दिखाई थी? हाँ, तो बताओ कैसे रिड्यूस करो, और रिडक्शन भी दिखाया था, दिखाया था नहीं दिखाया था? तो बोल क्यों नहीं पा रहे? ओपन रिडक्शन किया था, क्रचफील्ड ट्रैक्शन, क्रचफील्ड ट्रैक्शन कौन बोलेगा? वो क्रचफील्ड लगाया था, उससे रिड्यूस किया था। अगर फैसेट अनलॉक ना हो पाए तब ओपन रिडक्शन है, जिसमें फैसेटेक्टमी करनी पड़ेगी, ठीक है? अदरवाइज क्लोज रिडक्शन एंड रिटेंशन बाय क्रचफील्ड ट्रैक्शन। अब कोई दिया था दुनिया को देखते बाद में, अब क्या हाल है उसका? अभी डिस्चार्ज नहीं हुई, कैसे देखोगे? कैसे डॉक्टर हो तुम? केस मैनेज होते हैं, तो मैं कहते हो अब हमको मरीज नहीं मिलते सर, हमने तो मरीज ही नहीं दिखते हैं। तो मरीज में इंटरेस्ट इतना है कि मरीज का प्री ऑप दिखाया, फिर पोस्ट ऑप दिखाया, फिर रिडक्शन दिखाया, और 4 बार 4 लोग जाके उसको मरीज से हलो नहीं करके मरीज नहीं मिलते। ये जो है कंप्लेंट है ना, यहाँ पे तो मरीज ही नहीं मिलते देखने को। तो क्लिनिक्स जो है क्राउडेड है, अगर अकेले जाके देख के आए होते, उससे हलो कराए होते, तो क्या क्लिनिक क्राउडेड दिखती है? इतने शर्म की बात है, मतलब अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत चाहते होंगे, हैं? हेलो, हाँ आ जाएगा। ये देखो, ये भी नहीं बता पाएगा, बोलो। कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन सर्वाइकल फ्रैक्चर डिसलोकेशन।
क्वाड्रिप्लीजिया या क्वाड्रीपेरिसिस, पैरालिसिस होगी, ऐसे हिंदी में बोलोगे हैं? क्वाड्रिप्लीजिया, तो ट्रॉमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया मैनेज करना आता है तुमको? एक तो रिड्यूस रिटेन रिहेबिलिटेट है, अब क्वाड्रिप्लीजिया का क्या करोगे? अगर क्वाड्रिप्लीजिया तुम्हारे पास जिंदा आ गया तो किस लेवल का फ्रैक्चर डिस्लोकेशन होना चाहिए? ये तो सड़क पे ही मर जाएगा। पेशेंट has arrived in the hospital alive, इसका मतलब किस लेवल का फ्रैक्चर होना चाहिए, तो किस लेवल का कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए तो बच जाएगा? हैं? 3, 4, 5 के नीचे, समझ गए? क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 से फ्रेनिक नर्व निकलती है। वो लड़का ज्यादा पढ़ता है तुमसे? ज्यादा नहीं पढ़ता, और तुम नहीं बता पाओगे, बेवकूफ की तरह बैठे रहोगे, वो बता दे। कोई बहुत एबनॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं मैं, तो सबसे पहला डेंजर क्या है क्वाड्रिप्लीजिया? कि अगर हेमाटोमा ऊपर उठा और 3, 4, 5 इन्वॉल्व हुई तब क्या होगा? इसलिए सबसे पहली चीज क्वाड्रिप्लीजिया में क्या है? एक स्कूटर से लड़का गिरा महात्मा गांधी पुल पे, और गिरने के बाद कह रहा मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे। सबसे पहली चीज क्या है? और उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि डॉक्टर साहब ने उसका सर थोड़ा टेढ़ा था, उसको सीधा करने की कोशिश की और उसने आंखें बंद कर ली। क्या हुआ? ये हुआ कि सर जो थोड़ा जो सीधा किया तो जो इंजरी से कॉर्ड 3, 4, 5 बच गई थी, अब क्या हुई? सेकेंडरी इंजरी हुई, गड्ढा खत्म। क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज क्या है? इमोबिलाइज। वही कैसे? तुम यार एक बात तुम्हें बताएं, तुम अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे और चुप खड़े रहोगे तो तुम हो सकता है पूरी किताब जानते हो, पास नहीं होगे। ठीक है? इसलिए गलत बोलो चाहे सही बोलो, पर बोलो, मुंह मत खड़े रहो। प्रॉम्प्ट, प्रिसाइज और करेक्ट आंसर। नहीं साला करेक्ट तो इनकरेक्ट बोलो। अरे क्या मुश्किल है यार, सर्वाइकल कॉलर लगाएंगे। अगर पेशेंट बेहोश है तो किस पोजीशन में रखेंगे? मुंह खोल के ये देखेंगे कि मुंह में फेरिंग्स में कुछ ना हो, है ना? और अगर उल्टी करके एस्पिरेट कर जाएगा तो उसको रोकने के लिए किस पोजीशन में रखते हैं पेट? लैटरल डेक्यूमेटस पोजीशन में। जब लैटरल पोजीशन में रखते हैं तो नेक को सीधा रखने के लिए क्या करते हैं? एक ऐसा पिलो रखते हैं जिसकी विड्थ जो है फ्रॉम शोल्डर टू चीक हो, जिससे कि नेक सीधी रहे। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और एस्पिरेट नहीं किया तो सीधे रखते हैं, और स्ट्रेचर में ही पट्टी से अगर उसका माथा बांध दो तो रोटेट नहीं करेगा। सर्वाइकल कॉलर से लैटरल बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग खत्म हो जाएगी। और अगर इस माथे के ऊपर स्ट्रैप बांध दिया अलॉन्ग विद स्ट्रेचर तो रोटेशन नहीं होगा। बात समझ रहे? या तो 4 पोस्ट कॉलर तुम्हारे पास होती नहीं,
अखबार लपेटा, यहाँ पे कॉलर बांध दी और यहाँ पे एक बैंड से या पट्टी से या दुपट्टे से उसको उससे बांध दिया, स्ट्रेचर से, जिससे कि वो हेड इस तरह से रोटेट कर। तो सबसे पहला प्रिंसिपल सर्वाइकल स्पाइन का क्या है मैनेजमेंट का? इमोबिलाइज। कितनी बार समझाएंगे दादा? और दूसरा है रिड्यूस, रिटेन एंड रिहेबिलिटेट। और तीसरा सिद्धांत है वॉच रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी। एक तो रेस्पिरेशन वॉच किया, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी दी, ऑक्सीजन की तैयारी रखी, ऐसी जगह ट्रांसपोर्ट किया कि अगर अरेस्ट हो गई रेस्पिरेटरी तो क्या अवेलेबल होना चाहिए? वेंटिलेटर की सपोर्ट होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने से नहीं काम बनेगा, ठीक है? वेंटिलेटर होना चाहिए नियर बाय। ट्रेकियोस्टमी की फैसिलिटी ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा क्या है क्वाड्रिप्लीजिया में? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है न्यूरोजेनिक शॉक। कम से कम बोलता तो है बच्चा। वेरी गुड, न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है पर इतना कॉमन नहीं। पर तब भी पल्स और ब्लड प्रेशर पे वॉच रखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? सनीश। सनीश, यू आर डूइंग वेल। तीसरा बेड सोर हो सकते हैं, तो उसके लिए वाटर मैट्रेस या एयर मैट्रेस या डिवाइडेड मैट्रेस, नो क्रम्स, नो वेटिंग। इसका मतलब पुलिस कैथेटर, 3 hourly चेंज ऑफ पॉस्चर, केयर ऑफ द बैक, स्पिरिट से वॉश करके केयर ऑफ द बैक। अब बावल और ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट आ गया। वेरी गुड। बावल का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? कैसे कहोगे कि बावल इन्वॉल्व है? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। उससे तो पहले ही बहुत एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन जो तुम कह रहे हो, तो तब तो वो तो 24 घंटे बाद पता लगेगा। उससे पहले पता लगाने का तरीका क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई फिजिक्स का कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है। बिल्कुल सिंपल, 4 क्वाड्रेंट ऑस्कल्टेशन करेंगे एब्डोमेन का, सारे एरियाज, 3 हियर, 3 हियर, 3 एक्सिला, 3 बैक। रेस्पिरेशन का ऑस्कल्टेशन करेंगे फॉर क्रेप्ट एंड ब्रोंकाई। इसी तरह एब्डोमेन का ऑस्कल्टेशन करेंगे और पैल्पेशन करेंगे केयरफुली। पैल्पेशन फॉर फीकोलिस एंड ऑस्कल्टेशन फॉर बावल साउंड्स। उसके बाद एब्डोमिनल गट चार्टिंग करेंगे। अगर लगता है कि पैरालिटिक एलियस है तो राइस ट्यूब सक्शन एंड फ्लेटस ट्यूब डाल देंगे। और अनीमा नहीं देंगे। अगर अनीमा देंगे तो कोल्ड वाटर देंगे, क्योंकि सेंसरी लॉस है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देंगे, उससे बावल स्टिमुलेट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेस्पिरेशन एंड बावल। तीसरा कॉम्प्लिकेशन और बेड सोर। अब ब्लैडर की तो कहानी तो बहुत, मतलब ब्लैडर में पहला, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर? सबसे पहले रिटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं, बस
खाली फॉलीज कैथेटर इज इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम्हें न्यूरोजेनिक ब्लैडर रिटेंशन पूछ रहे हैं, ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूअस ड्रेनेज बाय फॉलीज कैथेटर। उसके बाद क्या करेंगे कि फॉलीज कैथेटर को क्लैंप करने लगे। जब क्लैंप करोगे तो ब्लैडर क्या होगा, डिस्टेंड होगा। और मान लो 1200 सीसी यूरिन पास कर रहा है पर डे, तो हम ब्लैडर का डिस्टेंशन चाहते हैं 400 सीसी के करीब, है ना? तो अगर हम 400 सीसी का डिस्टेंशन चाहते हैं तो 4 तिहाई 12, इसका मतलब 3 टाइम्स क्लैंप खोलेंगे तो 400 सीसी का डिस्टेंशन हो गया, नहीं हो गया? इसका मतलब थिम्बल ब्लैडर नहीं बनेगा और ब्लैडर रिफ्लेक्स मेंटेन रहेगा। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके फॉलीज कैथेटर निकाल देंगे, नहीं तो यूरेथ्रल इन्फेक्शन होगा, पेरीयूरेथ्रल एब्सेस और साइनस बन जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं वाटर कैन पेरिनियम। क्या कहते हैं? वाटर कैन पेरिनियम कहते हैं। एज सून एज पॉसिबल कंटिन्यूअस कैथेटराइजेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन 3 टाइम्स अ डे। ठीक है? Alright, but the indications of continuous catheterization are in the acute phase for 3-4 days, in case of hematuria, in case of severe infection, or in case of urethral friction. 4 reasons हैं why you should do continuous catheterization. Otherwise, you should always do इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। तो ब्लैडर का मैनेजमेंट समझ में आ गया। उसके बाद ये होता है कि वेल कैथेटराइज किया इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, पहले क्या किया कि यहां क्रीट्स मेथड से सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देके तुमने उसको इवैक्यूएट कराया, ठीक है? आफ्टर 3 to 4 वीक्स, 3 वीक्स हीट मेथड से सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देके पहले ब्लैडर को इवैक्यूएट करा दिया। उसके बाद तुमने इंटरमिटेंट कैथेटराइज करके उसकी वॉल्यूम नाप ली यूरिन की। उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम। पोस्ट वॉइड हुआ ना, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जब पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम 50 सीसी 100 सीसी से कम हो जाए, 50 सीसी से कम हो जाए, 50 सीसी से कम, तो कैथेटराइजेशन नहीं करना चाहिए, खाली क्रीट्स मेथड से काम चलाना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है? और उसके बाद ये ब्लैडर ऑटोमेटिक होता है, फिर सेंसेट हो जाता है। अगर पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन 50 सीसी से कम है, इसका मतलब ब्लैडर ऑटोनॉमस नहीं है, अब ऑटोमेटिक है। समझ गए? अगर क्रीट मेथड से जो तुम इवैक्यूएट कर रहे हो, उसके बाद रेजिडुअल यूरिन 50 सीसी से कम बचता है, पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन 50 सीसी से कम बचता है, इसका मतलब ब्लैडर ऑटोमेटिक। ठीक है? ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशंस ये है कि फिस्टुला हो सकता है या थिम्बल ब्लैडर हो सकता है, छोटा। अगर छोटा ब्लैडर हो गया तो छोटे ब्लैडर में फिर से वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करते हैं? उसकी वॉल की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक आइलियम का लूप उसमें लगा दो, उसको कहते हैं आइलियोसिस्टोप्लास्टी। क्या कहते हैं? तो अब तुम्हें न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मैनेजमेंट समझ में आ गया? आ गया नहीं आ गया? लिख लोगे शॉर्ट नोट में? तो क्वाड्रिप्लीजिया में चौथा, सबसे पहला रेस्पिरेशन, दूसरा पैरालिटिक आइलिस, तीसरा बेड सोर, चौथा न्यूरोजेनिक ब्लैडर, पांचवा थर्मोरेगुलेशन सिवाय कोल्ड स्पॉन्जिंग के किसी से नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि सारे स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? पैरालाइज होते हैं। और स्वेट ग्लैंड जो तुम्हारे जितने पैरासिटामोल वगैरह किस पे एक्ट करेंगे? स्वेट ग्लैंड्स पे एक्ट करेंगे। इसलिए क्वाड्रिप्लीजिया में एयर कंडीशनिंग, टेम्परेचर कंट्रोल
एंड अगर टेम्परेचर है तो क्या करोगे? फोर्स। ठीक है, क्वांटिटी क्या मैनेज हो जाएगा है? तो ये वाला सवाल आता है कि हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ क्वांटिटी। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी खत्म हो गई, शुरू हो गया। कहाँ गया? कहाँ गई है? आ जाओ पहलवान, इधर आ जाओ। बताओ कौन सी साइड क्लेविकल है, बता जल्दी। इधर आ जाओ, पास आ जाओ, डरो मत। हाँ है, ये राइट साइड की क्लेविकल एंटी राइट साइड को फिट हो जाएगी। देगा अपने राइट साइड में ऐसे फिट करो, करो ये राइट साइड में फिट हो जाएगी ऐसे। उधर फिट कर दे, हो गई? हो गई नहीं हो गई? तो तुम तो उसको जो है स्टर्नम को इधर एक्रोमियन में फिट करे रहे थे, ये जो स्टर्नर है। अब अगर ये साइड ऑफ क्लेविकल गलत कर दें तो कहां जाएंगे? क्या नाम तुम्हारा? संजय? यो पकड़ लेते तो ये फौरन सही हो जाती। If you would have held this clavicle like this, it would have been all right. Convex medially, concave laterally. ठीक है? अब इस क्लेविकल के बॉर्डर बताओ। सही एनाटॉमिकल पोजीशन पकड़ो, नहीं तो साफ हो जाएगा बेटा 2 मिनट के अंदर। अपनी बॉडी में पकड़ के सोचो। हाँ, तो ये देखिए ना, यो 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 हाथ कांप रहा है। काहे को कंफ्यूज हो रहे हो यार? एंटीरियर बॉर्डर और अगर एंटीरियर बॉर्डर है तो दूसरा कौन सा होगा? पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, इंफीरियर बॉर्डर होगा। The outer third of clavicle is flat. The inner 2/3 is triangular. आउटर में इसलिए 2 बॉर्डर हुए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, 2 सरफेस हुए, सुपीरियर और इंफीरियर। और इनर में सुपीरियर सरफेस हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर हुआ। मीडियल साइड पे जाके इंफीरियर बॉर्डर 2 में डिवाइड हो जाता है एंड इंक्लूड्स द ग्रूव व्हिच इज कॉल्ड सबक्लेवियस ग्रूव। उसमें क्या इंसर्ट होता है? सबक्लेवियस मसल। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? जहां एट द जंक्शन of the posterior border of the lateral third and medial third is a tubercle. हो रहा है फील ट्यूबरकल? अपने आप फील करो सारे कंधे में। यहां पे ट्यूबरकल फील हो रहा है, देखो फील करो, हो रहा है? तो यही ट्यूबरकल है। दिस इज द ट्यूबरकल। ये ट्यूबरकल है। From the tubercle to the anterolateral angle is a line. ये लाइन दिखती है, इस लाइन पे क्या अटैच होता है? ये जो लाइन दिखती है, इस लाइन पे क्या अटैच होता है? इससे मार खाई तो मेरे सर पे मारू तुम्हारे।
कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये सारी राइट साइड की क्या पता है, लेफ्ट साइड की होगी नहीं इनके पास, लेफ्ट साइड इस तरह से आर्टिकुलेट करती है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कोरेकॉइड, कोरेकॉइड इज लाइक अ बेंट फिंगर लाइक दिस, सी। तो ये कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है यहाँ। तो जब एक्रोमियोक्लेविकुलर डिसलोकेशन होता है तो लिगामेंट रप्चर हो जाता है एंड यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द लिगामेंट टू कीप द क्लेविकल डिसलोकेशन करेक्ट। जब तुम ऑस्टियोलॉजी क्लेविकल की नहीं बता पाओगे बेटा तो तुमसे क्या पूछना। अब क्लेविकल का फ्रैक्चर हो गया तो व्हिच इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर? मीडियल थर्ड जंक्शन। व्हाई? Because it's a junctional area. Why? Junctional area. Junction between concave and convex, between flat and triangular, between cancellous and cortical, between two ossific nuclei. क्योंकि चार चीजों का जंक्शन है इसलिए between weight bearing and weight non weight bearing portion of bone. क्योंकि जब ये जो है स्कैपुला से आर्टिकुलेट करती है इस तरह से तो कोरेकॉइड का वेट कहां आएगा? लिगामेंट के थ्रू इस पे आएगा। तो लैटरल थर्ड पे तो वेट पूरा ट्रांसमिट होगा नहीं, इस जंक्शन के बाद क्लेविकल वेट बेयर करती है लिम्ब का। तो इसलिए इट्स बिटवीन वेट नॉन वेट बियरिंग एंड वेट बियरिंग पोर्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस किधर करेगा? अबे ये तो करेगा ही नहीं क्योंकि तो स्टर्नम से अटैच है। हमेशा डिस्टल पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट इन रिलेशन टू प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट बताया जाता है। डिस्टल ये है ना, हाँ, तो ये कितना डिस्प्लेस करेगा? डाउनवर्ड या अपवर्ड? गधे है ना ऊपर। जब यहां पे जब पूरा ह्यूमरस इसके ऊपर लटका हुआ है तो ये अपवर्ड डिस्प्लेस कर जाएगा क्योंकि मतलब ये स्पेस में जा रहा है, ये ग्रेविटी से नीचे आएगा, हैं? अरे अपवर्ड कह रहा है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली किधर जाएगा? डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा ये एक्रोमियन विल बिकम नियरर द स्टर्नम, एक्रोमियन विल बिकम नियरर द स्टर्नम। तो अगर तुम खाली इसको जो है यूं करके देख लो और ये वाला एक्रोमियन तुम्हें मिडलाइन के ज्यादा पास दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया। तो पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ फंक्शन एंड एक्रोमियन नियरर द स्टर्नम, इसका मतलब कॉलर बोन गई एंड लोकलाइज टेंडरनेस से पता लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे क्लेविकल फ्रैक्चर? रिड्यूस बाय मैनिपुलेट करोगे, करके दिखाओ मैनिपुलेट, जबरदस्ती मैनिपुलेट बोल रहा, इसको वहां बैठाओ स्टूल पे, इस लड़के को इसका फ्रैक्चर रिड्यूस करके दिखाओ मैनिपुलेट, जाओ करो। करके दिखाना पड़ेगा ना मैनिपुलेट, करो। तुम उसका जो है स्टूल नहीं कोई है, तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज बांधी है कभी? फिगर ऑफ 8 बैंडेज बांधने के लिए तुम्हें फ्रैक्चर क्लेविकल की जरूरत है? अरे आपस में बांध के देख लो, बांध के दिखाई थी नहीं दिखाई थी? बांध के दिखाई थी? थे तुम क्लास में? बांध लोगे क्लास में? एग्जामिनर के सामने बांध लोगे नहीं बांध लोगे? फिगर ऑफ 8 बैंडेज बांधने के बाद में क्या देखोगे? रेडियल पल्स देखोगे।
वेरी वेरी। तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज बांध के दिखाई थी, तो इसलिए फिगर ऑफ 8 बैंडेज बांध के देख लोगे। अब एक बच्चा है जिसमें कि कोई हिस्ट्री ऑफ इंजरी नहीं है और दोनों एक्रोमियन जो है आर वेरी क्लोज टू द स्टर्नम, क्रेनियोफ्लीडो डिसऑर्थोसिस। चलो, तो क्लेविकल और क्लेविकल का ये ऑस्टियोलॉजी तो इनके बाप नहीं बता पाएंगे कौन सी चीज कहाँ अटैच हो, नहीं बता पाओगे ना। मीडियल एंड को बताओ अटैचमेंट। चलो, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एंड पेक्टोरस मेजर, ये तो मसल हो गए। और मीडियल एंड है ना, स्टर्नम से आर्टिकुलेट कर रहा है, उसके अटैचमेंट है। तो बस यही स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट बैठ के पूछ के बैठ जाना गधे। अबे मेनिस्कस कैप्सूल, मेनिस्कस कैप्सूल, एंटीरियर पोस्टीरियर, स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, ऐसे बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सबसे अंदर मेनिस्कस, फिर कैप्सूल, फिर एंटीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर, पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, फिर कॉस्टोक्लेविकुलर फर्स्ट स्ट्रिप से आता है, और फिर इंटरक्लेविकुलर। इसके बाद फेशिया अटैच होता है, जनरल इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया ऑफ नेक, और इंफीरियर बॉर्डर से अटैच होगा क्लेविपेक्टोरल फेशिया। व्हाट आर स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग क्लेविपेक्टोरल फेशिया? Cephalic vein, thoracoacromial artery, lateral pectoral nerve, and lymphatic traveling from axillary tail of spines into the axilla. कार्सिनोमा ब्रेस्ट खुल जाता है पूरा, जरा सा बोल ले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होगा, या एक्रोमियोक्लेविकुलर कैप्सूल अटैच होगा, ठीक है। बाहर की तरफ डेल्टॉइड और पेक्टोरस मेजर, अंदर की तरफ ट्रपीजियस, जनरल इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया एंड क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोमास्टॉइड। हो गई कंप्लीट। अपन की